आज हम बात करेंगे फिजिक्स का 12th का फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि चार्ज होता क्या है। क्या चार्ज होता है क्या है? तो चार्ज दो तरह से हो सकती है, रेस्ट पोजीशन से और मोशन पोजीशन से। यदि हम क्या करें, यदि हम बात करें रेस्ट चार्ज की, हम यदि स्टडी करेंगे तो क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकीय आएगा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। यदि हम यहाँ पे मोशन की बात करें तो मोशन दो तरह से रह सकते हैं, स्थिर चाल से और त्वरित गति से, ठीक है। और स्थिर चाल से रहेंगे तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम करते हैं। जो हम अभी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं त्वरित गति कब काम करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा विकिरण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ओके, आगे अब हम जानेंगे कि आवेश आया कहाँ से। तो आवेश यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियस। उन्होंने अम्बर नाम के एक पदार्थ से फर्क को रगड़ा तो उन्हें आवेश का पता चला, जो 2600 वर्ष पहले पता चला था उनको। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट्स ने इलेक्ट्रिकस कर दिया, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, यानी वैद्युत, और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को कर दिया। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, स्थिर वैद्युतिकीय है क्या। तो इसमें बताया जा रहा है डिफिनेशन में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों या उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। आगे विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, जिसको एक और नाम से जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज, यानी आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो आवेश 3 तरह से उत्पन्न हो सकते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। इसको इंग्लिश में बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन बोलते हैं। ये जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना, तो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और बात करें आगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होता है इतना पर चार्ज, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की नेचर की बात करें तो नेगेटिव रहता है। अब आगे प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 kg। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसकी नेचर की बात करें प्रोटॉन की नेचर की, तो वो पॉजिटिव रहती है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन के दोगुना होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.34 × 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसकी नेचर की बात करते हैं नेगेटिव रहती है। आगे अल्फा पार्टिकल की हम बात करते हैं, क्या चीज़ की, अल्फा पार्टिकल की। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है। ओके, मास ऑफ अल्फा, ये मास ऑफ प्रोटॉन के 6 गुना होता है, जिसका वैल्यू होता है 4 × 1.67 × 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के दोगुना होता है, इसके वैल्यू 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। अल्फा पार्टिकल की नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आगे बात करते हैं हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, यानी घर्षण द्वारा कैसा चार्ज उत्पन्न होता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं ऐसे साधारण अवस्था में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ उदासीन होता है। जैसे कि हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो जो होता है क्या बोलते हैं, जो उदासीन वस्तु होती है, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होती है, वो घर्षण के द्वारा आपस में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे कि जो प्रोटॉन है, जैसे कि जो पदार्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो मतलब कि त्याग भी करता है,
और ग्रहण भी करता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ पर आवेश शून्य होता है, यानी जीरो होता है, यानी एकदम जीरो होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है आपस में बराबर होती है, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बराबर होते हैं। परंतु जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित तथा जो पदार्थ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। अब हम बात करते हैं चालन द्वारा, यानी चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी कंडक्शन के द्वारा कैसे कि चार्ज फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ को या जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार की अनावेशित वस्तु है और ये क्या है, आवेशित वस्तु है। जब इसके संपर्क में हम इस वस्तु को लाते हैं, इस पदार्थ को, तो क्या होता है, इस पर का जो चार्ज होता है इस पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो बोला जा रहा है डिफिनेशन में कि अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इस पर जो चार्ज आ जाता है उसी को हम कहते हैं क्या, चालन द्वारा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेरण द्वारा क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी अनावेशित वस्तु के समीप किसी आवेशित वस्तु को लाने पर पदार्थ के भीतर आवेश के वितरण की घटना को प्रेरण द्वारा कहते हैं। यानी यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी अनावेशित वस्तु के समीप, यानी कोई जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता हो और जिस पर क्या होता है, जिस पर चार्ज होता हो, जब हम क्या करते हैं अनावेशित वस्तु के समीप यानी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो पदार्थ के भीतर के वितरण की, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बोल सकते हैं, इसको आवेशित वस्तु बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, अनावेशित वस्तु बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये अनावेशित आवेशित वस्तु है भीतर में, तो ये दोनों के बीच में जो क्या है वितरण हुआ, यानी वितरण की जो घटना हुई। जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी अर्थ है और इसमें एक पदार्थ है, यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ पे निगेटिव थी, जब यहाँ से टकराया तो न्यूट्रल हो चुका है। तो यही बोला गया है कि आवेशित और अनावेशित वस्तु के संपर्क में जब लाते हैं किसी पदार्थ को तो उसके भीतर जो घटना होती है, जो वितरण होती है, उसी को हम लोग प्रेरण द्वारा कहते हैं। तो हम बात करते हैं आवेश होता क्या है। तो आवेश तो हम चार्ज को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होते हैं। तो आवेश यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने चारों ओर एक वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है। इस आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है। आवेश का सीरियस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम्ब, और इसको क्या बोल सकते हैं, ESU, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है, 3 × 10⁹ CSU होता है, जिसको स्टेट कूलम्ब कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अदर यूनिट की बात कर रहे तो ये भी क्या होता है, कूलम्ब्स, और EMU होता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। कोई पूछेगा कि 1 EMU बराबर क्या होता है, तो 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है, 1 EMU बराबर 10 × 3 × 10⁹ ESU। इसको सॉल्व किया गया है तो 1 EMU बराबर 10 कूलम्ब आ गया। अब इसकी छोटा मात्रा की बात करें तो फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन की वैल्यू क्या होता है, 1 फ्रैंकलिन बराबर 3.33 × 10⁻10 कूलम्ब होता है। अब इसकी परामात्रा की बात करें तो यह फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। और अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य अवस्था में सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा सामान्य अवस्था में विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करती है। यहाँ जैसे कि हम प्लस लेंगे तो आपस में टकरा के दूर हटेगी, लेकिन जब हम प्लस माइनस लेंगे तो क्या होगा, आपस में टकरा कर क्या होगा, चार्ज को बढ़ाएगा।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एडिशन ऑफ चार्ज, यानी कैसे आवेशों की योज्यता होती है। किसी वस्तु में सामान्य अवस्था में सभी वस्तु उदासीन होता है, इसलिए जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, अर्थात दोनों आवेश बराबर होते हैं, उसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। यानी आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हो, मतलब कि जिनमें धन आवेश भी बराबर होंगे और ऋण आवेश दोनों आपस में बराबर होंगे, वो क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा आवेशों की योज्यता। आगे की बात करते हैं, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यह नियम प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं व अभिक्रिया के में सत्य पाया जाता है। जो जितने धन आवेश होते हैं उतने भी ऋण आवेश होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जैसे कि Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। n क्या होता है, पूर्ण संख्या जो ये दिया हुआ 0 1 2 3, और E इलेक्ट्रॉन की संख्या। मूल आवेश इसका वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना गया है कि 8 कूलम में ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने, तो क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया हुआ था Q बराबर प्लस माइनस n। तो यहाँ पे हम लगाए प्लस माइनस n, तो 8 कूलम दिया हुआ था, 8 भर दिए, और n और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और n हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसीलिए n निकाले। तो यहाँ पे सॉल्व किए हम लोग, तो यहाँ पे 1 0 मतलब कि पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 1 0 बैठ जाएगी, तो इसीलिए मेरा आंसर आ गया n बराबर 5 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि संबंध Q बराबर n में निम्नलिखित में कौन n का अंश संभव नहीं है। तो 4.2, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण क्या बोलते हैं, प्लस माइनस में ही होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस में है, इसी का पॉइंट में दिया हुआ है, 0.% में दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष आवेश। किसी आवेशित कण के आवेश तथा उनके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी किसी भी आवेशित कण के अनुपात, उसके द्रव्यमान के अनुपात के विशिष्ट आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो हम लोग निकालें यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या होता है, E/m। तो पुट कर दी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और m का वैल्यू भी पुट कर दी, इसको इससे काट दिया आराम से, तो यहाँ पे आंसर आ चुकी है। तो समझ रहे थे कैसे आया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻31 kg होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे इससे काटे तो कट गया, तो -10⁻⁻12 आ गया। यहाँ पे बचा 16/90 × 10⁻12। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिए तो इतना बचा, तो इतना आंसर आ गया। अगली वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इससे और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हुई तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, 12th क्लास के लिए हेल्प भी मिल सकती है।